नमस्कार विद्यार्थियों, अथर्व एजुकेटर के इस फॉरेस्ट एसआई वन दरोगा एमसीक्यू बैच में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मित्रों, इससे पहले कि मैं आज का सेशन प्रारंभ करूं, मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूं। मेरे कुछ मित्र लगातार मुझसे पीडीएफ की मांग कर रहे हैं। मैं उन्हें पीडीएफ जरूर दूंगा, बिल्कुल दूंगा, लेकिन आपको 2-3 दिन का वेट करना होगा। 17 मैं भी थोड़ा सा व्यस्त हूँ। 17-18 तारीख के बाद, शायद 17 से या मोस्ट प्रोबेबली 18 से हम टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना लेंगे और उसमें मैं पीडीएफ निरंतर डाला करूंगा और जो पुरानी क्लासेस हो चुकी हैं उनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, तो पीडीएफ की तरफ से आप निश्चिंत हो जाइए। दूसरी बात है, मेरे एक मित्र का कल कमेंट आया था कि कल की क्लास में प्रश्न थोड़े आसान थे। देखिए, प्रश्नों का लेबल टफ किया जा सकता है, बहुत ज्यादा टफ किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। पर आप जब एक एग्जाम देने जाते हैं तो उस एग्जाम में भी तो मिश्रण होता है। कुछ टफ प्रश्न होते हैं, कुछ आसान प्रश्न होते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो किसी से नहीं हिलते। तो उसी तरीके से हमें तैयारी भी करनी पड़ती है। एग्जाम में सीधे प्रश्न भी आएंगे मित्रों, फैक्चुअल प्रश्न आएंगे। यदि आप सिर्फ कंसेप्चुअल और टफ प्रश्नों को पढ़ते रहे तो आपसे ये प्रश्न छूट जाएंगे। और हो सकता है कुछ मित्रों के लिए प्रश्न बहुत आसान हो, लेकिन मेरे साथ तो कुछ ऐसे मित्र भी जुड़े हैं जो पहली बार अपनी स्टडी कर रहे हैं या जिनके लिए विषय नया है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लेवल पर उन्होंने इसकी पढ़ाई नहीं करी, तो उनके लिए भी तो मुझे ये प्रश्न देने होंगे, वरना एग्जाम में वो इन प्रश्नों को कैसे करेंगे। तो हर तरह का मिश्रण हम रखेंगे, कहीं कोई भी चिंता का विषय नहीं है। आप तो बस पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। चलिए प्रारंभ करता हूं मैं आज का सेशन। पर उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान हैं। भारत में कई प्रकार के वन पाए जाते हैं, जैसे कि मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, कटीली झाड़ियां भी पाई जाती हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ भी मिल जाएंगे, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार भी मिल जाएंगे। पर यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक वन कौन से हैं, तो देखिए, भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की जलवायु है, ये तो आप जानते ही हैं। और मानसूनी वन कौन से होते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, इन्हीं को मानसूनी वन कहा जाता है। ये वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। 200 सेंटीमीटर तक होती है। इन्हें पतझड़ या मानसूनी वन भी कहते हैं। साल कौन कौन से पौधे इसमें होते हैं? तो साल होता है, सागौन होता है, साथ ही चंदन आपको मिल जाएगा, शीशम आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, आम आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह के पौधे जो हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन का हिस्सा हैं। और भारत में यदि सर्वाधिक मात्रा में कोई वनस्पति मौजूद है, कोई वन मौजूद है, तो वो हैं आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको कुछ वृक्ष दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपसे पूछा गया है कि वे किस राज्य में मिलते हैं, जैसे कि साल केरल, सागवान मध्य प्रदेश, चिनार जम्मू कश्मीर और चंदन कर्नाटक। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें सही उत्तर कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, सागवान आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है, चिनार आपका जम्मू कश्मीर में और चंदन आपका कर्नाटक। चंदन तो सभी जानते होंगे, वीरप्पन का नाम सभी ने सुना होगा, चंदन की तस्करी करता था कर्नाटक राज्य में। तो चंदन कर्नाटक में, चिनार जम्मू कश्मीर में, सागवान मध्य प्रदेश में। किंतु साल केरल में नहीं पाया जाता, बल्कि साल भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस बेल्ट में पाया जाता है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भारत का सुंदरवन उदाहरण है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा कहलाता है। तो सुंदरवन किस प्रकार के वनों का उदाहरण है? शीतोष्ण वन का, सदाबहारीय वन का, ज्वारीय वन का या रूम सागरीय वन का? तो प्रश्न हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ज्वारीय वन। ज्वारीय वन, जिन्हें डेल्टाई वन के नाम से भी कहते हैं, डेल्टाई वन, यानी ये डेल्टाई वन के नाम से भी जाने जाते हैं। क्या होता है दोस्तों कि डेल्टा की जो जमीन होती है वो ऊंची नीची होती है, तो समुद्र का खारा पानी जंगलों में आ जाता है। तो समुद्र के खारे पानी में उगने वाले पौधे इन वनों की विशेषता होते हैं। इन्हें ज्वारीय वन या डेल्टाई वन कहते हैं। इसमें कौन कौन सी वनस्पति आती है? तो मैंग्रोव वनस्पति डेल्टाई वन का हिस्सा है, साथ ही नारियल, इसके अलावा एक कैसूरिना होता है,
कैसूरिना जो पौधा होता है वो भी डेल्टाई वन में पाया जाता है। साथ ही एक पौधा होता है सुंदरी, पश्चिम बंगाल के या गंगा ब्रह्मपुत्र का ये जो डेल्टा है यहाँ पर सुंदरी वनों की अधिकता है, इसी वजह से इस डेल्टा को सुंदर वन का डेल्टा कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत में जो सुंदर वन है वे किस प्रकार के वनों का उदाहरण है, तो ज्वारीय वन का या डेल्टाई वन का। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश का आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो बहुत सारे प्रश्न आएंगे उत्तर प्रदेश के वनों से संबंधित, कृषि से संबंधित, सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो आज इस प्रश्न को आप देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र है, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वन जो है वो सोनभद्र में है। न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाला जिला संत रविदास नगर है, ये भी कथन आपका सही है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला चंदौली है। तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक प्रतिशत और सर्वाधिक वनावरण दोनों का ही उत्तर आपका सोनभद्र हो जाएगा। इसका मतलब आपका ये जो कथन है ये सही नहीं है, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला है, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रेणी में इस विविधता का कारण क्या है। देखिए उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में जो हिमालय के पहाड़ हैं वहां जो वनस्पति है वो 3000 मीटर की ऊंचाई तक मिलती है, उसके बाद घास के मैदान मिलना प्रारंभ हो जाते हैं, यानी वनस्पति समाप्त हो जाती है। जबकि यदि हम असम या अरुणाचल प्रदेश में जाएं तो यहाँ जो वनस्पति है वो 4000 मीटर की ऊंचाई पर भी मौजूद है। ये भी हिमालय है, ये भी हिमालय है, एक ही प्रकार की एक ही पर्वत श्रृंखला है, पर इस विविधता का कारण क्या है, तो इस विविधता का कारण है मानसूनी वर्षा। पूर्वोत्तर भारत में अधिक मानसूनी वर्षा होती है, पश्चिम उत्तर भारत में कम मानसून वर्षा होती है, जिस वजह से पूर्वोत्तर भारत में वनस्पति अधिक ऊंचाई पे मिलती है। देखिए ये हमारा कुछ भारत है, यहां से मानसून अपना आता है और मानसून आने के बाद बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर की शाखा में इस तरीके से चलता है। तो बंगाल की खाड़ी में यहाँ सूरमा घाटी से प्रवेश करता है और पूर्वोत्तर भारत में अत्यधिक वर्षा करता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हवा में नमी कम होती जाएगी, वर्षा की मात्रा में कमी आती जाएगी, तो पूर्वोत्तर भारत में वनस्पति अधिक ऊंचाई तक मिलती है और पश्चिम भारत में वनस्पति जो है कम ऊंचाई पर मिलती है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा का होना, यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, यानी वनों की कमी होने की वजह से क्या क्या प्रभाव होते हैं और कौन सा प्रभाव निर्वनीकरण का कारण नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, बिल्कुल, जितने अधिक पौधे वनस्पति कम होंगी वर्षा की मात्रा में उतनी ही कमी आएगी, भूमंडलीय तापन में उतनी ही वृद्धि आएगी और जल स्रोत सूखते चले जाएंगे। तो भारत में निर्वनीकरण के कारण हिमालय में जल स्रोत सूख रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये सभी इसके दुष्प्रभाव हैं। जैव विविधता की हानि, भाई जंगल ही नहीं रहेंगे तो जैव विविधता की हानि तो अपने आप हो जाएगी। पेड़ पौधों के कटने की वजह से मृदा का अपरदन भी होगा, किंतु नगरीकरण निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। देखिए निर्वनीकरण के कारण नगरीकरण नहीं है, नगरीकरण नहीं, बल्कि यहां लिख देता हूं, नगरीकरण के कारण निर्वनीकरण है, नगरीकरण के कारण निर्वनीकरण है। यानी जंगल कट रहे हैं इसलिए थोड़ी नगर बस रहे हैं, नगर बस रहे हैं इसलिए जंगल कट रहे हैं। तो नगरीकरण का प्रभाव निर्वनीकरण है, किंतु निर्वनीकरण का प्रभाव नगरीकरण नहीं है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। थोड़ा कंसेप्चुअल बातें होती हैं, थोड़ा सा इसको विषय में सोचेंगे तो आपको प्रश्न का उत्तर आराम से मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नगरीकरण। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए जो सदाबहार वन होते हैं उनकी जो लकड़ी होती है वो बहुत ही कठोर प्रवृत्ति की होती है,
वो उद्योगों में, बड़े बड़े उद्योगों में तो काम आ जाती है, पर उससे बहुत ज़्यादा कुछ बनता नहीं है, फर्नीचर वगैरह नहीं बनते, क्योंकि इतनी कठोर होती है कि उसे काटना बड़ा मुश्किल होता है। जबकि जो पतझड़ वाले वन, ये भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी लकड़ी फर्नीचर बनाने के लिए बहुत उपयोगी होती है। देखिए साल, आपने इन सभी के सुने होंगे, साल के फर्नीचर, सागौन और शीशम, इसके तो बहुत ज़्यादा फर्नीचर बनते हैं, बड़ी महंगी भी आती है ये शीशम। आम की लकड़ी के भी फर्नीचर बनते हैं। साथ ही आपको चंदन के विषय में तो पता ही है, चंदन तो व्यावसायिक रूप से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आंवला की लकड़ी फर्नीचर बनाने में बहुत ज़्यादा काम आती है। तो ये जो है, ये आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मानसूनी वन। और भारत में सर्वाधिक मात्रा में भी यही वन पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आर्थिक दृष्टिकोण से या व्यवसायिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं पतझड़ वाले वन। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्र होना चाहिए। बहुत आसान सा प्रश्न है। 33% वन कम से कम आपके भूमंडल के या भू क्षेत्र के आपके देश में हर अवस्था में होने चाहिए। हालांकि अभी तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, पर इसकी ओर अग्रसर है। कम से कम 33% जंगल भारत में अपनी जमीन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, या किसी भी देश में जरूर होना चाहिए। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छेदित है? चीन, भारत, इंडोनेशिया या जापान? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जापान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, किस जीवोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है? आपसे बायोम के नाम दिए गए कुछ, और आपसे पूछ रहा है किस बायोम में या किस जीवोम में जो भूमि है वो अम्लीय या अल्प खनिज, या जिसकी ज्यादा उर्वरता नहीं है, ऐसी है। देखिए आपको मान लीजिए इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, कोई समस्या नहीं। आप ये तो जानते हैं कि पहाड़ों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पहाड़ों पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। और यदि आपने कृषि को थोड़ा सा पढ़ा है तो आपने ये भी देखा होगा कि पहाड़ों पर चाय भी उगती है, और चाय के लिए हमें कैसी मिट्टी चाहिए होती है? चाय के लिए हमें अम्लीय मिट्टी चाहिए होती है। तो इस तरीके से चीजों को जोड़ेंगे तो आपको प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, शंकुधारी वन जो होते हैं उनकी भूमि अम्लीय होती है और अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है, यानी ज्यादा जो है उर्वरा भूमि वहां की नहीं होती। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित है? आपसे पूछा जा रहा है कौन से जंगल या कौन से वृक्ष के सामने दिया गया राज्य सुमेलित है? तो टीक, सागौन, साल ये जम्मू कश्मीर में नहीं पाए जाते, बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बेल्ट में पाए जाते हैं। देवदार और चीड़ ये पहाड़ों में पाए जाते हैं, यानी मध्य प्रदेश में इनका कोई लेना देना नहीं है। चंदन के जो वृक्ष हैं वो केरल में नहीं पाए जाते, बल्कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमा पर, या कर्नाटक या आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। जबकि सुंदरी जो वृक्ष हैं ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ज्वारीय वृक्ष हैं, डेल्टाई वृक्ष हैं, और इन्हीं की अधिकता के कारण गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। आसान सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? देखिए जंगलों से जुड़े हुए पौधे हैं, वनों से रिलेटेड पौधे हैं। आपको ये सारे, आपको कौन सा पौधा किस वनस्पति का, ये आपको याद रखने होंगे। हालांकि एक लिस्ट हम बाद में प्रिपेयर करवाएंगे, पर प्रश्नों के माध्यम से जो भी फैक्ट आपके सामने आ रहे हैं उन्हें आप अच्छे से पढ़िए। चलिए अगला प्रश्न जो हमने पूछा है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? जुनिफर, महोगनी, सिल्वर फर या स्प्रूस? तो ध्यान रखिएगा, आपको ये जो मैं लिस्ट लिखवा रहा हूं ये आपको हर हालत में पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। घुमा घुमा के इन्हीं से प्रश्न आएंगे। ताड़ हो गया, महोगनी हो गया, एक आप नाम लिखिए रोजवुड हो गया, नारियल हो गया, एबोनी हो गया, आबनूस हो गया, या फिर बैंत हो गया। ये जो वनस्पति है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। कैसी वनस्पति है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। तो
इसमें महोगनी दिया हुआ है और महोगनी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। इसका तात्पर्य है कि वह हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है। तो आपको इससे आपको उत्तर मिल जाएगा बी। तो ये जो मैंने पेड़ आपको लिखाए हैं, ताड़, महोगनी, रोजवुड, नारियल, एबोनी, आबनूस और बेंत, ये तो आप ऐसे रट लीजिए कि नींद में भी आपसे पूछे ये कौन सी वनस्पति है तो आप बता सकें कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्रफल न्यूनतम है? हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य जिसमें सबसे कम वनस्पति या सबसे कम जंगल पाए जाते हैं, वो कौन सा हो गया? वो हो गया आपका हरियाणा। निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? देखिए भारत में 33% भी पूरे करने में प्राण निकल रहे हैं और एक ऐसा देश जहां पर यह नियम है कि उसकी जमीन के 70% भाग पर वन होना चाहिए, आपसे पूछा जा रहा है वह देश कौन सा है? तो वह देश है आपका भूटान। अगला है, विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार और दुग्ध व्यवसाय के क्रोड स्थल की उपमा प्राप्त है? देखिए ज्योग्राफी में आपने प्रश्न पढ़ा होगा घास के मैदान, और घास के मैदानों में आपने देखा होगा कि जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं वहां पर गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से उन्हें रोटी की डलिया इस तरह की उपमाएं दी जाती हैं। तो प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शीतोष्ण घास के मैदान। यानी शीतोष्ण घास के मैदान जो होते हैं वहां पर गेहूं, मक्का, इन सब की पैदावार बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से इन्हें अन्न भंडार कहते हैं। और इन घास के मैदानों में जो पौष्टिक घास पाई जाती है उस घास का सेवन करके पशुओं में जो दूध देने की क्षमता है उसका विकास होता है, तो दुग्ध व्यवसाय भी बढ़ता है। तो अन्न भंडार और दुग्ध व्यवसाय के क्रोड स्थल की उपमा दी जाती है शीतोष्ण घास के मैदानों को या शीतोष्ण घास के बायोम को। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए आवाज आपको थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, अभी मेरा गला ठीक नहीं है तो आप थोड़ा सा काम चला लीजिएगा। निम्न में से कौन सी मरुस्थलीय वन की विशेषता नहीं है? रेगिस्तान में जो जंगल पाया जाता है, जंगल तो क्या होता है? वनस्पति होती है, तो जो भी है उसको आप वन कह लीजिए। तो जो मरुस्थलीय वन है आपको बताना है उनमें से किस जो विशेषताएं दी है कौन सी नहीं है। इन वनों में छोटे छोटे बिखरे हुए एवं कांटेदार व कम पत्ती वाले वृक्ष उगते हैं। जी हाँ, नागफनी, कैक्टस जैसे छोटे छोटे मोटे मोटे पत्तियां कांटेदार होती हैं, ऐसे पेड़ पौधे उगते हैं। एक पौधा यहाँ है, थोड़ी दूर आपको रेत ही रेत मिलेगी, फिर वहां जाकर के एक छोटा सा पौधा निकल रहा होगा। तो ऐसे बिखरे बिखरे पौधे मिलते हैं। इनकी लकड़ी का उपयोग केवल ईंधन के लिए किया जा सकता है। छोटे छोटे से पौधे हैं, क्या काम करोगे? बस सूख जाए तो जला लो, खाना वाना बना लो, इससे ज्यादा काम आते नहीं। खजूर हो गया, रोहिड़ा हो गया, बबूल हो गया, ये वृक्ष मानव उपयोगी हैं। ये कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो रेगिस्तान में उगते हैं, मानव के थोड़े काम आ जाते हैं, बड़े होते हैं, इनकी लकड़ी को आप इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज तो बहुत छोटे छोटे से पौधे हैं, ज्यादा इस्तेमाल आपका आर्थिक रूप से, व्यावसायिक रूप से इनका होता नहीं। अगला है, ये वन बहुत अधिक घने होते हैं, ये तो गलत हो गया और आपसे गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया डी। चलिए अगला है, सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार द्वारा वन नीति अपनाई गई थी। देखिए भारत में पहली बार जो वन नीति है वह कब अपनाई गई थी? तो वह अपनाई गई थी आपकी 1894 में। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1894 में पहली बार वन नीति अपनाई गई थी, जो भारत की आप पहली वन नीति भी कह सकते हो। चलिए, भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना कब की गई? केंद्रीय वन बोर्ड आपसे पूछा जा रहा है, तो 1952 में केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना, सॉरी इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1950 में। 1950 में केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना की गई थी, और ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपकी भारत सरकार द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब घोषित की गई? देखिए 1894 में जो वन नीति घोषित की गई थी वो तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी। अब आपसे पूछ रहा है स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब घोषित की गई थी? तो 31 मई 1954 को स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति घोषित की गई थी।
निम्न में से कहां वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? वन अनुसंधान संस्थान, सबसे पहले तो ये समझिए कि वन अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना है वो 1906 में हुई। इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय है देहरादून में। इसके अलावा इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। एक है आपका बंगलुरु में, दूसरा है आपका कोयंबटूर में, इसके अलावा एक है आपका जबलपुर में, और चौथा है आपका बुरनीहट में। तो आप देख लीजिए, आपसे क्षेत्रीय कार्यालय पूछा कहाँ नहीं है, तो बेंगलोर में है, कोयंबटूर में है, जबलपुर में है, किंतु शिमला में नहीं है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसके द्वारा अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन चलाया गया था? तो यह अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन कुछ नहीं है, वन महोत्सव का ही हिस्सा है। 1950 में के.एम. मुंशी के द्वारा वन महोत्सव का आरंभ किया गया और 1950 से ही 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई के मध्य प्रतिवर्ष वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और पहले वन महोत्सव में जो नारा दिया गया था वो नारा था अधिक वृक्ष लगाओ। इस आंदोलन को तब अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन के नाम से ही पहचान प्राप्त हुई थी। तो अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा के.एम. मुंशी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि सरकार की अनुमति के बिना किसी वन भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? देखिए, इस अधिनियम से पहले क्या होता था, लोग जंगल काट करके खेती करना प्रारंभ कर देते थे। क्यों? क्योंकि अन्न की डिमांड जो है भारत में लगातार बढ़ रही थी, तो जंगल काट रहे हैं और खेती कर रहे हैं। तो खेती तो हो रही है पर जंगल का ह्रास हो रहा है, और यदि जंगल का ह्रास होगा तो बहुत से दुष्परिणाम सामने आएंगे। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 पारित किया गया और उसमें यह प्रावधान किया गया कि यदि किसी वन भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना है तो सरकार की अनुमति आवश्यक होगी। तो अधिनियम कौन सा हो जाएगा? अधिनियम हो जाएगा वन संरक्षण अधिनियम 1980। अगला प्रश्न है, वनस्पति प्रधान पारिस्थितिक तंत्र को कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो वनस्पति प्रधान पारिस्थितिक तंत्र को कहते हैं फॉर्मेशंस। चलिए अगला हो जाएगा, विश्व का सर्वाधिक विशुद्ध पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? देखिए आसान सा प्रश्न है, मानसून, टैगा, टुंड्रा या सवाना। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से जो 3 है ना वो स्थायी प्रकार का बायोम है, जबकि जो मानसून है ये बड़ा अस्थायी है। मानसून इस बार वर्षा बहुत अच्छी है, अगली बार वर्षा बड़ी कम है। तो विशुद्ध पारिस्थितिक तंत्र कौन सा हो गया? ये हो गया आपका मानसूनी बायोम। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? देखिए नेशनल पार्क धीरे धीरे याद करते रहना है, क्योंकि बहुत सारे हैं। मैं उनमें से महत्वपूर्ण भी अगर हम छांटें तब भी हमारे पास बहुत सारे नाम होंगे और धीरे धीरे हम उन्हें याद करते रहेंगे। कल हमने पूर्वोत्तर भारत के राष्ट्रीय उद्यानों को याद किया था, जिसमें हमने सिक्किम के, असम के, मेघालय के, अरुणाचल प्रदेश के, नागालैंड के, मणिपुर के और मिजोरम के याद कर लिए थे। त्रिपुरा के रह गए थे, आज बता देंगे। और आज साथ ही चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों पर। तो आपको बताना है निम्न में से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान या संजय राष्ट्रीय उद्यान? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाता है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, छत्तीसगढ़ के विभाजन से पूर्व आपका संजय राष्ट्रीय उद्यान होता था, पर वर्तमान में कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। क्यों? क्योंकि संजय राष्ट्रीय उद्यान का बहुत सा हिस्सा कहां चला गया? अब वो चला गया आपका छत्तीसगढ़ में। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। बाकी के 4 नाम भी आपको याद रख लेने हैं, आपसे पूछा जाए कहां है तो मध्य प्रदेश में। अगला है, भारत का वह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन सा है जहां ब्रेडरी प्रजाति का 12 सिंगा पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधे एग्जाम में मिलने की पूरी संभावना है। तो वो एक आपका जो है कश्मीरी स्टैग आपको याद रखना है दाचीगम में, उसी प्रकार ब्रेडरी प्रजाति का 12 सिंगा याद रखना है कहां पाया जाता है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। इसी प्रकार जो है आपका वो कछुआ जो हमने पढ़ा था गहिरमाथा में, ओलिव रिडले। तो इस तरीके से ये जो प्रजातियां हैं ये आपको याद रखनी है कहां पाई जाती हैं। सुमेलित करने को भी पूछ सकता है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है?
माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, किंतु क्लाउ हेड लेपर्ड नेशनल पार्क ये कहां पर है? ये है आपका त्रिपुरा में। त्रिपुरा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक का नाम है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और दूसरा कौन सा है? दूसरा है बिसन नेशनल पार्क या बिसन राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आपका कहां पड़ता है? ये भी आपका त्रिपुरा में पड़ता है। साथ ही बांधवगढ़, पेंच, कूनो ये सभी आपके मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जहां पर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं वो कौन सा है? वो है बांधवगढ़। फिलहाल जो चीते लाए गए हैं मध्य प्रदेश के कौन से नेशनल पार्क में लाए गए हैं? तो वो कूनो नेशनल पार्क में। तो मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा इनके विषय में। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष 2002, अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल दिवस 2004, विश्व पर्यावरण स्वच्छता दिवस 2008 या अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2010। देखिए एक तरफ वर्ष दिए गए हैं और दूसरी तरफ वे किस वर्ष घोषित किए गए थे वे आपको सन दिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल दिवस 2004 नहीं है बल्कि 2006 है, बाकी सभी सुमेलित हैं। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। निम्न में से सुमेलित की पहचान कीजिए। विश्व हाथी दिवस 12 जुलाई, तो विश्व हाथी दिवस तो 12 अगस्त को मनाया जाता है, तो ये तो गलत हो गया। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है, ये ठीक है। विश्व बाघ दिवस 29 अगस्त को नहीं मनाया जाता दोस्तों, 29 जुलाई को। मुझे याद नहीं आ रहा, पिछले वीडियो में भी हमने बाघ दिवस के बारे में चर्चा करी थी, तो वहां देख लीजिएगा मैंने 29 जुलाई बताया है ना, अगस्त तो नहीं कर दिया। अगर अगस्त कर दिया है तो उसको सही कर लीजिएगा। आई एम नॉट श्योर, पर मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, कई बार फ्लो में बता जाते हैं। तो 29 जुलाई आप उसको ध्यान रखिएगा। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। जबकि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 8 मई को। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? देखिए जैव विविधता के संरक्षण के लिए 4 रणनीतियां अपनाई जाती हैं। जैव मंडल रिजर्व बनाए जाते हैं, वनस्पति उद्यान बनाए जाते हैं, नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, जंगली जंतु अभ्यारण्य बनाए जाते हैं, किंतु जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल आगार या जैव मंडल रिजर्व। तो ध्यान रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है जैव मंडल रिजर्व। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।